मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी वजूद। मेरी नजरें फिर आसमान पर जा टिकी। सामने वाली बिल्डिंग के पीछे सूरज डूबने के लिए तैयार था। आसमान में फैली हल्की रोशनी मेरी उम्मीद को न पूरी तरह जीने दे रही थी न मरने। बौखलाहट में मन कह रहा था, साबुन, शैम्पू, तेल अपनी पसंद की तो ला सकते हैं ना इस घर में, लेकिन मेरे ख्यालों को भेदती हुई ऋचा की आवाज आई, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मैंने अपने बगल में खड़ी ऋचा को देखा। गोल चेहरा, बड़ी आंखें, लंबे बाल, सुलझी हुई वो लड़की हर मायने में खूबसूरत थी। क्या बहाने देता मैं इस रिश्ते को नकारने के लिए। उस 5 फीट बाय 4 फीट की बालकनी में हम दोनों को भेजा गया था ताकि लड़का लड़की आपस में बातें कर लें। ऋचा ने फिर पूछा, बताइए ना आपका फेवरेट सॉन्ग। इस बार ऋचा ने शर्माते हुए अपने सामने की लटों को कान के पीछे दबा दिया। मैंने कुछ और कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोला, बावरा मन। ऋचा ने तपाक से पूछा, अच्छा कौन सी फिल्म का है? सुना नहीं मैंने कभी। मेरा मन कर रहा था कि मैं ड्राइंग रूम में बैठे अपने और ऋचा के परिवार के सामने जाकर खड़े होकर कह दूं कि नहीं करनी मुझे शादी, लेकिन बचपन से सिखाए गए मूल्यों ने, तहजीब ने एक बार फिर मेरे पांव दबोच के रखे थे। मेरी बेरुखी की चादर ओढ़े उस बालकनी में फैली घुटन को ऋचा ने कुछ देर अपने सवालों से हल्का करने की कोशिश की। कुछ देर बाद जब हम दोनों ड्राइंग रूम में पहुंचे तो माँ ने इस बार एक नया पैंतरा अपनाया। सबके सामने ही पूछ डाला, ऋचा अच्छी लगी ना तुमको? इतने लोगों के सामने मैं क्या कहता, बस मुस्कुरा दिया। और माँ मेरी मुस्कुराहट को मेरी हामी बताकर जोर से बोली, देखो कहा था ना मैंने, बच्चे एक दूसरे को पसंद कर लेंगे। उस एयर कंडीशन कमरे में भी मुझको पसीना आने लगा। मैंने घबरा कर ऋचा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब भी शर्मीली मुस्कान थी। कुछ समझता बोलता इससे पहले माँ ने कहा, बताइए भाई साहब, अब बात कैसे बढ़ानी है आगे? ऋचा के पापा ने भी झट से कह दिया, बहन जी अब आप लोग बैंगलोर आइए हमारे घर। मेरे 80 साल के बाबूजी अभी जिंदा हैं। एक बार वो देख लें देवांग जी को तो फिर बैठ के आगे की बातें तय कर लेंगे वहीं। भोपाल की उस शाम का एक एक मिनट मुझ पर हथौड़े सा पड़ रहा था। पापा ऋचा के पापा से कह रहे थे, देवांग अब वेल सेटल्ड हो गया है। वेल सेटल्ड तो था मैं, दिल्ली में बैंक की नौकरी थी, 2 बेडरूम का छोटा सा फ्लैट था और कुछ करीबी दोस्त थे। ये बहुत था मेरी खुशियों के लिए। मेरी खुशगवार जिंदगी में अगर कुछ दिक्कत थी तो वो थी छुट्टियों में घर यानी भोपाल आना और माँ पापा से वही शादी को लेके रस्सा कशी करना। उम्र के साथ माँ और पापा की जिद और कवायदें मेरी शादी को लेकर बढ़ती चली जा रही थी। माँ संजीदा होते हुए एक ही डायलॉग बोलती, तुम भी 30 के हो चले हो, शादी कर लो, हमारा क्या ठिकाना है, बस जाने से पहले पोते पोती का मुंह देख लें। माँ को मैंने सालों समझाया, करीब दर्जन भर रिश्तों के लिए ना भी कहा, लेकिन शादी कर लो का घिसा हुआ रिकॉर्ड पिछले 5 सालों से लगातार बज ही रहा था। कभी माँ की आवाज में, कभी पापा की आवाज में, कभी बुआ की आवाज में, यहाँ तक कि पड़ोस के नारंग अंकल की आवाज में भी बजता ही रहता। अपने ख्यालों में गोता लगाना छोड़कर मैंने कमरे का मुआयना किया। पापा अब भी ऋचा के पापा के साथ बातें कर रहे थे। माँ ऋचा को, अपनी होने वाली बहू को निहार रही थी। ऋचा के चेहरे पर एक तरफ तो कॉन्फिडेंस था तो दूसरी तरफ शर्म की लाली। सब लोग खुश थे। मुझे ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ मेरे सामने किसी फिल्म सा चल रहा है। मैं उसे बस देख सकता था, उसमें कुछ बदल नहीं सकता था। आसपास के लोगों में फैली खुशी देखकर मेरे मुंह में जो कड़वाहट घुल रही थी वो मैं वहां बैठे किसी से कह भी नहीं पा रहा था। करीब घंटे भर बाद जब वो लोग गए तो ये तय हो चुका था कि हम अगले हफ्ते बैंगलोर उनके घर जाएंगे। उनके जाते ही मैं फट पड़ा, आई मैं शादी नहीं करूंगा और ये बात आप दोनों कान खोल के सुन लो। माँ ने अपनी भवें सिकोड़ते हुए कहा, क्यों नहीं करना? अच्छी लड़की है, परिवार अच्छा है, और क्या चाहिए तुमको? माँ की इस आवाज को मैं भली भांति जानता था। वो तय कर चुकी थी। उनके चेहरे का रंग बदल गया था। उनकी नाक लाल हो गई थी।
वो तीखी आवाज में बोली, तुमसे पूछा था ना हमने कि कोई तुम्हारी पसंद है तो बताओ, करवा देते हैं शादी। लेकिन नहीं जी, आपको तो जिम्मेदारी लेने से तकलीफ है, ऐसे ही रहो लंपट जिंदगी भर। गुस्सा मुझे भी आ रहा था, लेकिन मेरे पास कोई जवाब तैयार नहीं था। ऐसे में मैंने वही किया जो गुस्सा आने पे बचपन से करता हूं। मैं तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ गया और धड़ाम से अपना दरवाजा बंद कर लिया। आज मुझे पहली बार शादी की बात को लेकर रोना आ रहा था। हमारे यहाँ एक 30 साल के मर्द के लिए आंसू बहाना आसान नहीं होता, और अपने आंसू किसी को दिखाना तो और भी मुश्किल। तभी तो बंद दरवाजे के पीछे भी मैं अपना मुंह अपनी हथेलियों में छुपाकर रोता रहा। रात गहराती चली जा रही थी और साथ में मेरी उलझन और उलझती चली जा रही थी। घुटन फैल रही थी धीरे धीरे। उस रात हमारे घर में कोई नहीं सोया था। फिर रात के 3 बजे पापा जी अचानक ड्राइंग रूम से चिल्लाए, देव जल्दी आ, देख सीमा को क्या हो गया। माँ सोफे पे औंधी पड़ी हुई थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें मुंदी हुई थी। पापा उनके मुंह पे पानी के छींटे मार रहे थे। मुझको देखते ही वो बोले, गाड़ी निकाल, अस्पताल जाना होगा। माँ की हालत देखकर मैं समझ गया था कि जितना मैं रोया था, माँ उससे कहीं ज्यादा रोई थी। बंद पलकों के नीचे सूखे हुए आंसू उनका गम साफ बयान कर रहे थे। उनका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया था। माँ 2 दिन हॉस्पिटल में रहीं और मैं हॉस्पिटल में उनके कमरे के बाहर किसी मुजरिम सा मंडराता रहा। शादी को लेकर हम तीनों में कोई बात नहीं हुई जब तक वो हॉस्पिटल में रहीं। घर आई तो मुझे लगा मामला ठंडा पड़ गया है, लेकिन ऐसा था नहीं। चौथे दिन पापा ने मेरे हाथ में टिकट पकड़ाते हुए कहा, परसों की टिकट है, जिज्जी भी नागपुर से इसी ट्रेन में चढ़ जाएंगी, पैकिंग कर लो। लेकिन पापा, मैंने टोका तो पापा ने मुझे घूरा। कभी ना उन्होंने मुझसे ऊंची आवाज में बात की थी, न ही मुझको मारा था, लेकिन आज उनकी इस एक नजर में एक बाप के वो सारे हक थे जो एक बेटे पे होते हैं। वो बोले, देव माँ की हालत देख रहे हो ना, अब बस, कोई हंगामा नहीं चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वक्त जैसे मुझे अपनी धार में बहाए चला जा रहा था और मुझ में उल्टी धार पकड़कर तैर लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। 2 दिन बाद शाम 4 बजे हम तीनों स्टेशन पर खड़े थे। किसी से बात नहीं की थी मैंने पिछले 2 दिनों से। ये मेरी बगावत थी या गुस्से का इजहार, ये नहीं जानता, लेकिन हाँ, माँ को और दुख देने की हिम्मत नहीं थी मुझ में, ये मैं भली भांति जानता था। ट्रेन आने में अभी देरी थी। माँ वहीं प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर बैठ गई थी। पापा भी उनके बगल में खड़े थे। गए 2 दिनों से वो माँ को 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ रहे थे। मैं उनसे दूर भीड़ में खड़ा था। मेरे आसपास के लोग अपने अपने रास्तों, अपनी अपनी मंजिलों की तरफ भाग रहे थे, लेकिन मैं ठहरा हुआ था। मेरे पैर जम गए थे, जैसे उनको किसी सफर, किसी मंजिल की कोई चाह ही ना हो। ट्रेन धीमे धीमे प्लेटफॉर्म में घुसी तो लगा मानो वो मुझको 2 भागों में चीरती हुई आगे बढ़ गई हो। मैंने कनखियों से देखा तो पापा जी अपना और माँ का बैग उठाने लगे थे। मैंने लपक कर उनसे बैग लिया और ट्रेन की तरफ बढ़ गया। A2 में 13, 14, 15 और 16 नंबर सीटें थी हमारी। जब तक माँ को सहारा देकर पापा जी सीट तक लाए, मैंने सामान सीट के नीचे रख दिया। पापा ने धीमे से कहा, चेन लगा देना सामान में, लड़की वालों के लिए गिफ्ट है उसमें। मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता था। मैंने सामान चेन से बांध दिया और खिड़की के पास बैठ गया। बोगी में शोर शराबा था। साइड लोअर वाली बर्थ पे एक छोटा सा परिवार था, जिसमें करीब 2 साल का एक बच्चा था जो गला फाड़ कर रोए जा रहा था। बच्चे की माँ उसको जितना चुप कराने की कोशिश करती, उसकी आवाज और तेज होती जाती। मुझे एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी। मैं आता हूं कहकर अपनी सीट से उठा और प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो गया। मुझे न जाने क्यों लग रहा था कि माँ की नजरें उस एसी कंपार्टमेंट की काली खिड़कियों के उस पार से मुझ पर ही टिकी थी। मैंने उनकी नजरों से बचने के लिए वहीं खड़ी एक ट्रॉली से ठंडे पानी की बोतल ली। तभी मेरे सामने से एक 13-14 साल का लड़का रॉकेट की स्पीड से निकला और उसके पीछे भागती हुई एक छोटी सी भीड़, जिसमें लोग चिल्ला रहे थे, अरे भागने मत दो, पकड़ो उसको भाई, पकड़ो, चोर।
भीड़ उसको पकड़ पाई कि नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे अपनी हालत उस लड़के की ही सी लगी जो अपने पीछे पड़ी भीड़ से भाग रहा था। लेकिन मेरे ज़मीर ने मुझको दुत्कारा, क्यों भाग रहे हो तुमने कौन सी चोरी की है? ट्रेन के चलने की सीटी से अचानक प्लेटफॉर्म पर हलचल हुई और अपने ख्यालों से निकलकर मैं भी बोगी की तरफ बढ़ा। मन में फैसला कर लिया था कि इस सफर के दौरान मैं माँ और पापा जी को बता दूंगा कि आखिर मैं क्यों शादी नहीं करना चाहता। जब तक मैं अपनी सीट पर पहुंचा, ट्रेन भोपाल स्टेशन छोड़ने लगी थी। खिड़की के बाहर की दुनिया धीरे धीरे पीछे सरकने लगी। बगल वाली बर्थ पर बैठे बच्चे ने रोना बंद कर दिया था और अब उसने अपना पूरा ध्यान अपनी दूध की बोतल पे लगा रखा था। कितनी आसान होती है ना बच्चों की दुनिया। माँ अपनी सीट पे लेट गई थी। पापा जी उनके पैरों के पास बैठे थे, अपनी आंख में दवाई डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक तो उनके हिलते हुए हाथ और ऊपर से हिलती हुई ट्रेन उनकी 2 कोशिशों को नाकाम कर चुकी थी। मैंने उठकर उनके हाथ से ड्रॉपर लिया और उनकी आंखों में दवाई डाली। पापा मुस्कुराए तो नहीं, लेकिन उनके होंठ फैल गए। उनका बिना मुंह खोले बोल देने का हुनर मुझ में क्यों नहीं था? अगर होता तो कब का अपनी परेशानी दुनिया को नहीं तो कम से कम ये 2 इंसान जो मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखते थे, इनको तो बता ही चुका होता। लेकिन आज मुझे इनको बता ही देना था, वो भी शाम के 4 बजे के पहले, बुआ के ट्रेन में चढ़ने के पहले, क्योंकि अपनी दबंग, मुंहफट और इरादे की पक्की बुआ का सामना करने की हिम्मत आज मुझ में नहीं थी। अपने ख्यालों से, मन में दबे इरादों से मैं हिम्मत बटोर ही रहा था कि वो बच्चा अपनी दूध की बोतल खाली करके मेरी सीट पे आके बैठ गया। कभी ऊपर सीट से लगी चेन से झूलने की कोशिश करता, तो कभी ऊपरी सीट पर चढ़ने के लिए जो रेलिंग बनी थी उस पर खेलने की कोशिश करता। मेरी नज़र उसकी मासूमियत की कैद में थी, इसलिए जब उसका पैर ऊपरी बर्थ में चढ़ते हुए फिसला तो मैंने उसको आगे बढ़ के थाम लिया। वो मेरी गोद में आकर हंसने लगा, मानो उसको पता ही नहीं था कि वो गिरने वाला है। बहुत दिनों बाद मैं भी मुस्कुरा रहा था। सामने बर्थ पर सोई माँ अपनी अधखुली आंखों से देखते हुए, ताना देते हुए बोली, अब तक तो तुम्हारे खुद के बच्चे हो जाते। मैंने माँ को गौर से देखा। ये क्या हो गया था उनको? इतनी कड़वी बातें तो उन्होंने पहले कभी नहीं की थी। माँ की बात सुन के मन में जो टीस उठी थी वो आंखों में आंसू बन के छलक जाती, लेकिन गोद में बैठे बच्चे की तोतली जबान ने लोगों के बीच बिखरने से बचा लिया था। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो विदिशा स्टेशन मेरी आंखों के सामने से गुजरा। यहीं से माया महंत स्कूल के हॉस्टल में रहकर मैंने +2 की पढ़ाई की थी। इसी जगह मुझे मेरी पहचान मिली थी, इसी जगह मैं खुद से खुद को मिला पाया था। यहीं मिले थे मेरे वो खास दोस्त जिन्होंने मेरी जिंदगी आसान कर दी थी। यहीं से आज़ाद उड़ने वाले पंख मिले थे मुझे, और आज इसी जगह से गुजरते हुए मेरे पंख मुझे बंधे हुए से लग रहे थे। बोगी के अंदर से खाने की खुशबू आने लगी थी। दोपहर का खाना ज़्यादातर लोग घर से ही लेकर आए थे। हमेशा ऐसा ही तो होता है कि लंबे सफ़र का पहला खाना लोग घर से लेकर आते हैं। बगल वाली सीट पर भी ऐसा ही एक डब्बा खुल गया था। आम के अचार की खुशबू मुझ तक पहुंच रही थी और मुझको याद आ रहा था वो वक्त जब हमारा पूरा ख़ानदान एक ही घर में रहता था। गर्मियों की दोपहर में नंगे पांव छत पर जाकर अचार के बोयाम से अचार चुराते वक्त यही खुशबू आती थी। लेकिन जब सब अलग हुए तो सिर्फ अचार की ही नहीं, जिंदगी से भी बहुत सी चीज़ों की खुशबू फीकी पड़ती चली गई। अब तो बस परिवार के नाम पर बुआ थी। वो नागपुर के एक आश्रम में रहने लगी थी। कभी कभार हमारे पास आ जाती थी और जब आती तो पूरे घर में 144 की धारा लग जाती। उनके मन के खिलाफ की कोई भी बात उस घर में हो ही नहीं सकती थी। बल्कि सच कहूं तो पापा जी बुआ की इजाजत के बिना कभी कोई काम करते ही नहीं थे। ऋचा का रिश्ता भी उन्होंने ही भेजा था। बुआ की याद आते ही मैं थोड़े सख्ते में आ गया। नरम लहजे में की गई बातें कितनी कठिन और कठोर हो सकती हैं, ये कोई उनसे सीखे। हम सब भाई बहनों में मैं उनका चहेता था, लेकिन फिर भी मैं जानता था कि उनके लाड और प्यार की सीमा से परे जो बात मैं आज बताने वाला था उसमें वो मेरा साथ कभी नहीं देंगी।
बस 2-3 घंटे ही बचे थे। बगल वाली सीट पर का बच्चा अपनी माँ के पेट से चिपक कर सो गया था। मैं भी अपनी बर्थ पर लेटकर सोने की कोशिश कर ही रहा था कि पापा का फोन बजा। स्क्रीन पर नंबर देखकर उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान फैल गई। जी जी, हम निकल चुके हैं। नहीं नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए, हम स्टेशन से टैक्सी ले लेंगे। देवांग, हाँ हाँ, देवांग है तो यहाँ। हाँ, खुश रहो रिचा बेटा, कैसी हो? हाँ हाँ बेटी, अब एकदम ठीक है। बात करोगी देवांग से? हाँ ज़रूर ज़रूर, ये लो ये लो। कहते हुए पापा ने फ़ोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। रिचा है, तुमसे बात करना चाहती है। मैंने हल्के से हाथ बढ़ाकर कॉल लिया तो रिचा की चहकती आवाज़ कानों में ज़ोर से टकराई। देव, मैं शॉपिंग कर रही हूँ, बताओ ना तुम्हारा फेवरेट कलर। मुझे रिचा से देव सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जिस रिश्ते में बंधना ही नहीं चाहता था, उसे रिचा क्यों नया आयाम दे रही थी? मेरी धड़कनों का साथ देती हुई ट्रेन किसी लोहे के पुल से गुजरी। जवाब नहीं देने के बहाने मैं हेलो हेलो करने लगा और फिर फोन काट दिया। माँ अब तक उठ के बैठ गई थी। मैंने पापा का फोन उन्हीं की तरफ बढ़ाते हुए कहा, सिग्नल नहीं आ रहा था। माँ ने मुझे घूरते हुए कहा, झूठ बोल रहे हो ना, क्यों कर रहे हो ऐसा तुम? मैं जमीन ताकने लगा। हाँ, झूठ ही तो बोल रहा था मैं, लेकिन सच्चाई, क्या सच्चाई माँ पापा जी झेल पाएंगे? मैंने खिड़की से बाहर देखा। किसी छोटे से स्टेशन के छोटे से प्लेटफॉर्म को पार करते हुए ट्रेन तेजी से निकल रही थी। उस गुमनाम से स्टेशन को देखकर एक बार मुझे लगा कि मैं चलती ट्रेन से कूद जाऊं, मैं जान दे दूं। कम से कम उनको उस दर्द से तो नहीं गुजरना पड़ेगा जिससे वो मेरी सच्चाई जानने के बाद गुजरने वाले थे। माँ ने फिर पूछा। इस बार उनकी आवाज में 4 दिन के बाद नरमी महसूस हो रही थी। देबू, क्यों रे, क्यों कर रहा है ऐसा? बोल ना बेटा। उनकी आवाज में कुछ तो था जो मेरे डर को पिघला रहा था। मैंने अपना हाथ आगे करके माँ का हाथ थाम लिया, ठीक वैसे ही जैसे सामने से आती भीड़ को देखकर बच्चा माँ के हाथ को पकड़ लेता है। माँ के चेहरे की झुर्रियाँ जो सवाल मुझसे पूछ रही थीं, उसका जवाब देना था आज मुझे। मैंने उनकी उंगलियों पर नजर टिकाते हुए कहा, माँ, जो बात कहने जा रहा हूँ ठंडे दिमाग से सुनना। उन्होंने हाँ बोल की तर्ज पर सर हिला दिया। मेरे अंदर मेरी आत्मा, मेरा वजूद सब कांप रहे थे। मैंने कांपती आवाज में कहा, माँ, पापा जी, मैं रिचा से शादी नहीं कर सकता। मैं वो किसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। माँ ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, क्यों? और वो अपना हाथ मेरे हाथों से वापस खींचने लगी। मैंने उनकी हथेलियों को अपने हाथों से और जोर से भींच लिया। क्योंकि मुझे लड़कियां पसंद नहीं है। पापा माँ के करीब सरक आए। उनकी आंखें बड़ी हो गई थीं और उनकी सांसों की आवाज मेरे कानों तक पहुंच रही थी। माँ ने भवें सिकोड़ते हुए कहा, तो क्या लड़के पसंद हैं? मैंने आंखें बंद कर ली और हाँ में सर हिला दिया। माँ इधर उधर देखने लगी। वो ये कंफर्म करना चाहती थी कि कोई सुन तो नहीं रहा है। बगल वाली सीट पे बच्चे की माँ सोई थी। साइड अपर बर्थ पे उसके पापा खर्राटे ले रहे थे। यानी लोग क्या कहेंगे वाला वो लोग अभी भी उनकी जिंदगी में आए इस नए तूफान से अनजान थे। पापा की सांसों की आवाज मुझे अचानक सुनाई देनी बंद हो गई। मैंने आंखें खोलकर देखा तो उनकी पथराई आंखें मुझे ताक रही थीं। उनकी सांस ठहर सी गई थी उनके अंदर। माँ समझ तो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा, मतलब तुम वो जिस शब्द को बोलने में उनको तकलीफ हो रही थी, उस शब्द को तो मैं बहुत पहले अपने भीतर उतार चुका था। हाँ माँ, मैं गे हूँ। माँ ने झटके से अपना हाथ मेरे हाथों से छुड़ाया और अपने मुंह को दबाए कंपार्टमेंट के टॉयलेट की तरफ दौड़ पड़ी। मैं भी उनके पीछे दौड़ा। पापा बस वहाँ सीट पर बैठे हमें देखते रहे। माँ टॉयलेट में घुस गई थीं, दरवाज़ा भी बंद कर लिया था। अंदर से उनकी उल्टियों की आवाज़ आ रही थी। मैंने 2 बार दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन वो बाहर नहीं आई, और जब बाहर आई तो उनका चेहरा लाल था। दर्द से या
शर्म से पता नहीं। वो बोगी के दरवाजे पर खड़ी हो गई। मुझसे मुंह फेरे वो एक कदम और उस खुले हुए दरवाजे की तरफ खिसक गई। दरवाजे के बाहर लगे लोहे के रॉड को वो सख्ती से पकड़े हुए थी। माँ चलो ना, बैठ के बात करते हैं, नाराज मत हो प्लीज। दरवाजे से अंदर आती हवा के शोर में मेरी बातें दब सी गई थी। माँ न मुझे देख रही थी, न सुन रही थी, न समझ रही थी। जिस दीवार से मैं मन ही मन रोज टकराता था, जहां कोई मुझे नहीं समझता था, माँ भी ऐसी ही एक दीवार बनकर मेरे सामने खड़ी थी। माँ प्लीज, माँ कुछ तो बोलो। मेरी 30 साल की आवाज में उस 5 साल के बच्चे की गुहार मिली हुई थी जिसकी माँ रूठ गई हूं। देबू, क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में? माँ ने अपने अंदर फैली मायूसी को शब्द दिए। एक सज्जन जो वहीं वॉश बेसिन पे मुंह धो रहे थे, वो किसी हादसे के लिए तैयार होकर हमें घूर रहे थे। 1-2 लोग और इकट्ठा हो गए। क्या बात है बहन जी वाले सवाल का जवाब माँ क्या देती। वो धीरे धीरे शांत हो गई। माँ को संभालते संभालते मैं पापा को लगभग भूल ही गया था। मैंने माँ से बिना नजरें हटाए कनखियों से पापा को देखा तो वो अब भी पत्थर से बने अपनी सीट पे बैठे थे। बगल की सीट वाला बच्चा उनके इर्द गिर्द मंडरा रहा था, उनसे खेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हिल भी नहीं रहे थे, मानो उनके हाथ उनके पैर सुन्न पड़ गए हों। वो बस हमें देखे जा रहे थे, असहाय। मैं माँ का हाथ पकड़कर उनको खींचते हुए अपनी सीट की तरफ ले गया। कंपार्टमेंट में लोग हमको घूर रहे थे, 1-2 तो आपस में कानाफूसी भी कर रहे थे। सीट तक गया तो पापा चुप थे। अब तक उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा था। माँ को मैंने उनकी सीट पे बिठाया तो पापा की खामोश गीली आंखें मुझ पे आ टिकी। मैंने हल्के से कहा, पापा। उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा। पेंट्री वाले ने बीच में आकर पूछा, हाँ जी सर, रात का खाना चाहिए होगा क्या? पापा खामोश रहे। उनकी चुप्पी से मुझे मेरे अंदर सिहरन हो रही थी, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, पापा कुछ तो कहिए, डांट लीजिए मुझे, चाहे तो मार भी लीजिए, पर चुप मत रहिए प्लीज। पापा तुरंत तो कुछ नहीं बोले, लेकिन करीब 1 मिनट बाद बोले, देव तुम मजाक कर रहे हो ना? उनकी आवाज मुझे जवाब में हाँ कहूं ये याचना कर रही थी, लेकिन मैंने उनका दिल तोड़ दिया। मैंने ना में सर हिला दिया। वो फपक के रो दिए और मैं भी उनके साथ ही रो पड़ा। बगल वाली सीट से उस बच्चे के पापा ने पूछा, सर सब ठीक तो है ना? वो बच्चा हमें आंखें फाड़ के देख रहा था। वो शायद हैरान था कि बड़े भी रोते हैं क्या? ट्रेन की स्पीड धीमी हो गई थी। मुझे अचानक होश आया कि हम नागपुर पहुंचने वाले थे, और यही वो जगह थी जहां मुझे अपने सबसे बड़े डर यानी अपनी बुआ का सामना करना था। बुआ बस एक औरत नहीं थी, बुआ पूरा समाज थी जो मुझसे जवाब मांगने वाली थी। ट्रेन नागपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म में घुस रही थी। माँ पापा ने खुद को संभाला। माँ ने कहा, जिज्जी को लेके आओ। मैं खिड़की से बाहर स्टेशन देख रहा था। बचपन में कितनी बार तो बुआ के साथ इस स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार किया था। बुआ मुझे प्लेटफॉर्म के एक कोने में जो बुक स्टॉल है उस पर बिठा देती, हाथ में 1-2 संतरे भी पकड़ा देती, और जब तक मैं संतरों की मिठास और खट्टेपन में डूबता उतराता, वो इधर उधर बैठे यात्रियों से बात करके आ जाती। बुआ ऐसी ही थी। उनको लोगों से मिलना जुलना, बातें करना अच्छा लगता था। कंपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़े होकर मैंने नजरें दौड़ाई। ट्रेन रुकी तो चढ़ने वाले यात्रियों की भीड़ जमा हो गई थी दरवाजे पर। मैंने भीड़ के ऊपर से देखा तो बुआ की पीठ दिखी थोड़ी दूर पे। वही नीले पाड़ वाली सूती साड़ी पहने जो वो सालों से पहनती आ रही थी, वही जो उनके आश्रम की यूनिफॉर्म थी। उतर के उनके पास पहुंचा तो वो एक दुकानदार से लड़ रही थी। मेरे ऊपर अपनी मर्दानगी मत झाड़ तू, मैं भी अभी चिल्लाऊंगी ना तो मेरे भाई भतीजे यहाँ आके खड़े हो जाएंगे। मैंने उनके ट्रॉली वाले सूटकेस को खींचते हुए कहा, चलें बुआ। बुआ ने कड़ी नजर दुकानदार पर डाली और मेरे साथ हो ली।
कंपार्टमेंट में चढ़ने लगी तो मैंने हाथ आगे किया उनको सहारा देने के लिए। वो हंस पड़ी। मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ रे, कहते हुए वो दरवाजे की रेलिंग का सहारा लेते हुए अंदर आ गई। आसपास के यात्रियों को देखती हुई वो सीट तक पहुंची तो माँ पापा तैयार थे। पापा ने उनके पाँव छुए और माँ को उन्होंने गले से लगा लिया। मुझको सर पे चपत लगाते हुए बोली, क्यों रे देव, तू मेरे पैर नहीं छुएगा? तेरी ये बुआ हल्लो हाय वाली नहीं है। मैंने सर खुजाते हुए उनके पैर छुए तो उन्होंने मेरी बलैयाँ लेते हुए कहा, खूब खुश रहो बेटा, जल्दी जल्दी शादी हो जाए तुम्हारी, घर में किलकारियाँ गूंजें। बुआ का आशीर्वाद सुनकर मेरे हाथ पैर हल्के पड़ गए। माँ पापा के चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर मैं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। माँ की सिसकियां निकल आईं और पापा के भी गालों पर 2 बूंदें आ टपकीं। बुआ बारी बारी से माँ और पापा के चेहरे देख रही थीं। उनकी त्योरियां चढ़ी हुई थीं। बिना आसपास का लिहाज किए हुए बोली, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? माँ दुपट्टे में अपना मुंह छुपाए रोते हुए बोली, अपने लाडले से पूछ लो। बुआ आलथी पालथी मारकर सीट पे बैठ गई। अपने मुंह में रखी इलायची को चूसते हुए बोली, क्यों रे देबू, इस शादी से भी मना कर रहा है क्या? इससे पहले कि मैं जवाब देता, बगल की सीट वाला बच्चा गला फाड़ के रोने लगा। शायद अपनी सीट पर उछलते वक्त उसे चोट लग गई थी। उसकी माँ उसे धीमे धीमे से कह रही थी, चुप हो जा सोनू, चुप हो जा रे। लेकिन सोनू कहाँ मानने वाला था। वो सीट पे लौटने लगा और बुआ का ध्यान अब मुझसे हटकर उस बच्चे पे था। 1 मिनट देखती रही, फिर सोनू की माँ से बोली, दुल्हन बच्चा पालना सीखो, कैसा बनच्चर बना के रखी हो बच्चे को। अरे बच्चे ऐसे बड़े करते हैं, देखो। कहते हुए बुआ ने मेरी तरफ इशारा किया। पापा के सामने वाली सीट पर बुआ थी। पापा थोड़ा आगे सरक कर धीमे से बोले, ये कह रहा है शादी नहीं करेगा। बुआ ने होंठ तिरछे करते हुए कहा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, 10 रिश्तों को तो ना कर ही चुका है। नहीं दीदी, बात वो नहीं है। ये देव कह रहा है कि ये मतलब वो। पापा की जबान लड़खड़ाने लगी थी। मेरी सच्चाई को मेरे माँ बाप अपनी परवरिश की गलती मान बैठे थे शायद। ये बात तो जाहिर हो चुकी थी कि मैं उनको शर्मसार कर रहा था, और होता भी तो ऐसे ही है। मैंने अपनी हथेलियां बुआ के हाथों पे रखी तो उन्होंने भवें ऊपर करते हुए मुझको देखा। बुआ, एक बात कहनी है। बोल। बुआ, मैं माँ पापा से कह रहा था कि मैं शादी नहीं कर सकता। शायद ये वक्त की साजिश थी कि ट्रेन झटके से रुक गई और कंपार्टमेंट में सन्नाटा छाया हुआ था। बगल की सीट पर बैठा परिवार डिनर के पहले की नींद पूरी कर रहा था। क्यों लल्ला, ऐसा क्यों बोल रहा है तू? बुआ ने फुसफुसा कर पूछा। उनकी आवाज में फिक्र थी, ममता की गर्माहट थी। बुआ, क्योंकि अगर मैंने शादी की तो 2 जिंदगियां बर्बाद होंगी, उस लड़की की और मेरी। मतलब? मेरे जीवन में ये पहली बार हुआ था कि मेरी तेज तर्रार बुआ, जो कि लिफाफा देखकर खत पढ़ लेती थीं, आज मेरी बातें समझना ही नहीं चाहती थीं। मेरी उलझन बढ़ती जा रही थी, मगर आज मैं शर्म के पर्दे के पीछे छुपना नहीं चाहता था। ट्रेन एक झटके के साथ फिर चल पड़ी। मैंने हिम्मत बटोरी और कहा, बुआ, सिर्फ ऋचा क्यों, किसी भी लड़की के साथ मैं कभी खुश नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरी पसंद लड़कियां नहीं बल्कि लड़के। लल्ला, बड़े क्या हो गए हो, जो मुंह में आ रहा है बके चले जा रहे हो। बुआ की ठंडी आवाज में छिपे गुस्से को मैं साफ महसूस कर पा रहा था। पल भर पहले जिस आवाज में ममता की गर्माहट थी, अब वहां सिर्फ मानने से इनकार करने की ठंडक थी। बुआ ने फिर फुसफुसा कर कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें कहते हुए और सोचते हुए? शर्म? क्यों बुआ? मैं अलग जरूर हूं लेकिन गलत नहीं हूं। बुआ को मानो बिजली का शॉक सा लगा। उन्होंने झट से आसपास बैठे अजनबी मुसाफिरों का मुआयना किया। मैं समझ गया, बुआ देखना चाहती थी कि किसी ने कुछ सुना तो नहीं। देव, मुझे इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी है, समझे तुम? मेरी सच्चाई ने कुछ ही पल में मुझको लल्ला से देव तक का सफर तय करवा दिया। और एक सच मुझसे भी भली भांति समझ लो तुम, ये शादी होगी और होके रहेगी। मेरा जब का समय हो रहा है अब।
ये कहते हुए बुआ ने मुझसे हाथ छुड़ाया और उठकर अपने बैग से एक साड़ी निकालकर टॉयलेट की तरफ चली गई, मानो मेरी सच्चाई ने उनको अपवित्र कर दिया हो। मैं फिर से ऊपरी बर्थ पर चला गया। माँ पापा की भी नज़रें मुझ पर ढेर सारे आरोप लगा रही थी। अब तक अपनी ज़िंदगी का सफ़र मैं अकेले करता आया था, लेकिन अब मुझे अपने अपनों की स्वीकृति चाहिए थी। ट्रेन ने एक ज़ोरदार सीटी बजाई। बगल वाली सीट पर सो रहा बच्चा ठुनकने लगा। बगल में सोती माँ ने बिना आंखें खोले ही बच्चे को थपकी दी तो बच्चे ने नींद से बोझिल पलकें बंद कर ली। मेरा भी मन कर रहा था कि माँ की गोद में सर रखकर उसी तरह सो जाऊं जैसे बचपन में ट्रेन में चढ़ते ही माँ की गोद में सर रखकर सो जाता था, और ट्रेन के साथ हिलते हिलते कब नींद आ जाती थी पता ही नहीं चलता था। उस एसी 2 टियर की ऊपरी बर्थ में लेटे लेटे मैं बुआ को साफ देख पा रहा था। उनकी आंखें बंद थीं और होंठ थोड़े थोड़े हिल रहे थे। जिस तेजी से बुआ माला टपका रही थीं उससे साफ था कि वो अपने अंदर एक तूफान समेटे हुए जप कर रही थीं। पापा खिड़की से एकटक बाहर फैलती रात के अंधेरे को देख रहे थे, मानो समाज से मुंह फेर कर अपनी आंखें चुरा रहे हों। माँ को तो मैं देख नहीं पा रहा था, मगर बीच बीच में आती उनकी सिसकियां उनकी हालत साफ बयान कर रही थीं। मेरे चारों ओर फैले इस तूफान के बीच में मेरा मन किसी शांत टापू सा था। सच इंसान को न सिर्फ हिम्मत देता है बल्कि शांति भी। न जाने कब मेरी आंख लग गई। आंख खुली तो देखा पेंट्री वाला लड़का आकर बुआ से पूछ रहा था, खाना लेंगे क्या? मेरे सोने के बाद माँ पापा और बुआ में क्या बातें हुई नहीं पता, लेकिन बुआ ने गुस्सा उस पेंट्री वाले पे उतारा। क्या है? क्या खाना खाना पूछते रहते हो? नहीं चाहिए हमें, जाओ। पेंट्री वाला लड़का मेरी तरफ देखने लगा, मानो उसको अपना कसूर समझ ही नहीं आया हो। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने बुआ जी से कहा, क्यों नाराज़ हो रही हो बुआ? ये बेचारा तो अपना काम कर रहा है ना। पेंट्री वाला चला गया और बुआ ने तंज कसते हुए कहा, हाँ भाई, तुम्हें तो मर्दों से स्पेशल प्यार है ना। मैं बुआ के कमेंट से तिलमिला आ गया। भूख तो लगी थी, लेकिन पेट पकड़कर मुंह फेर कर सो गया। देव उठ, मुझे चाय पीनी है। बुआ ने मुझे नींद से जगाया। ट्रेन रुकी हुई थी और कंपार्टमेंट में अंधेरा फैला हुआ था। शायद सब मुसाफिर सो रहे थे। मैंने बर्थ से नीचे उतरकर खिड़की से बाहर देखा तो कुछ समझ नहीं आया। बुआ बोली, अनंतपुर छोड़े हुए 2 घंटे हो गए हैं, आगे शायद कुछ प्रॉब्लम है। ट्रेन यहाँ 30 मिनट से रुकी हुई है। उनकी नॉर्मल आवाज़ सुनकर मैंने हिम्मत बटोरी। आप रात भर सोई नहीं हो? तेरे बाप के खर्राटों से शेर भाग जाए, मेरी नींद की क्या औकात है? मुस्कुराते हुए मैं उनको लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरे मन में उम्मीद की एक लौ जल उठी थी, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। प्लेटफॉर्म में इस ट्रेन के कुछ रतजगे करने वाले मुसाफिर और चाय वाले के अलावा सन्नाटा ही था। मैंने बुआ को चाय का कप थमाया तो वो धीरे से बोली, देव, यहाँ कोई नहीं है। तू सच सच बता मुझको, ये सब तुझे कब से हो रहा है? उनकी आवाज़ में फिक्र थी, लेकिन मैं मुस्कुरा दिया। बुआ समझ रही थी जैसे मुझको कोई बीमारी हो। मैं चाय की चुस्की लेने के बहाने अपनी नज़र बचाते हुए बोला, जब मैं विदिशा में स्कूल में था बुआ, तभी से मुझे मालूम था मुझे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे मगर तू वैसा कैसे हो सकता है? वो वर्मा जी की बेटी, अरे क्या नाम था उसका? अरे वो जो तुझ पे डोरे डालती थी, वो तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। बुआ हैरानी से बोली तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं हंस दिया। ओफो बुआ, पूजा को मैं पसंद था मगर वो मुझको कभी पसंद नहीं थी। डोरे वो डालती थी, मैं नहीं। वो मैं जानती हूँ, बुआ ने कहा। मैं सबको बोलती हूँ देव जैसा संस्कार और किसी को नहीं मिला है, और आज तू कहता है कि तू। बुआ कहते कहते रुक गई। मैं चुप था। इस सवाल का, ऐसे तर्क का आखिर जवाब दूं भी तो क्या? संस्कार से, परवरिश से मेरी पसंद का कोई लेना देना तो था नहीं। मेरी खामोशी को बुआ ने मेरा इकरार समझा। ट्रेन सीटी देने लगी। गाड़ी अब छूटने वाली थी। मैंने बुआ का हाथ पकड़कर उनको कंपार्टमेंट में चढ़ाया और इस बार मेरा हाथ थामने में उनको दिक्कत नहीं हुई। गाड़ी चल दी थी अपनी मंजिल की तरफ। मैं दरवाज़ा बंद करने लगा तो पीछे खड़ी बुआ ने समझाते हुए कहा, तेरे संस्कारों ने तुझको लड़कियों से दूर रखा, इसलिए शायद तू ऐसा समझता है खुद को। मेरी बात मान ले बेटा,
ऋचा बहुत अच्छी लड़की है, शादी कर ले लल्ला। समय के साथ साथ वो तुझको अच्छी लगेगी, तुझको आदत पड़ जाएगी बेटा। मेरे अंदर कुछ टूट गया। शायद मेरी उम्मीद कि बुआ मुझको समझ जाएंगी। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, आदत पड़ जाएगी मतलब? जैसे आपको पड़ गई है? बुआ की आंखें पल भर के लिए खामोश सी हो गईं और फिर दूसरे ही पल उनमें तूफान उतर आया। बुआ मुड़ी और सीट की तरफ चल दी। ट्रेन ने स्पीड नहीं पकड़ी थी अभी, लेकिन बुआ के कदम लड़खड़ा रहे थे। वो अगल बगल की सीटों के कोने पकड़कर आगे बढ़ रही थी। मैं जानता था कि मेरे सवाल ने उनके बरसों से बंद कमरे की खिड़कियां खोल दी थी। रात गहराती जा रही थी और ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली थी। बुआ पिछले आधे घंटे से खिड़की के बाहर ही देख रही थी। यादों के जिस सफर पे वो निकल गई थी उसमें छुपे दर्द का अंदाजा था मुझको, इसलिए मैं उनके बगल में ही बैठा रहा। कंपार्टमेंट की मध्यम नीली रोशनी में बुआ अनजानी सी दिख रही थी। मुझे उनके चेहरे की बारीकियां नहीं दिख रही थी। दिख रही थी तो बस चेहरे की एक आउटलाइन। ट्रेन किसी स्टेशन से गुजर रही थी और उसके प्लेटफॉर्म के पीले हैलोजन लैंप के साए उनके चेहरे पर पड़ रहे थे। एक तिलिस्म सा फैल रहा था। नीली रोशनी, अंधेरा और फिर पीली रोशनी। मैं चुपचाप उन्हें ही देख रहा था। खिड़की से बाहर अपनी नजरें टिकाए हुए बुआ हौले से बोली, मुझे क्या आदत पड़ गई है देव? मेरे पूछे सवाल को उन्होंने सवाल बनाकर मुझसे ही पूछ लिया था। कंपार्टमेंट की हल्की नीली रोशनी में मेरी 65 साल की बुआ कुछ उस 16 साल की लड़की जैसी दिख रही थी जिसे मैंने हमारे घर की एक एल्बम की पुरानी फोटो में देखा था। सुंदर, अल्हड़, मासूम, टेढ़ी चोटियों वाली बुआ। बहुत प्यार करती थी ना आप उनसे? मैंने बस पूछ ही लिया। बुआ मुस्कुराई और बोली, किससे? और जिंदगी में पहली बार मैंने समझा कि मुस्कुराहट हमेशा खुशी की नहीं होती है। मेरा मतलब फूफा जी से। मैंने सफाई दी तो बुआ ने खिड़की की तरफ मुंह फेर लिया। प्यार व्यार तुम लोगों की दुनिया में होता है, हमारे यहाँ तो सिर्फ शादी होती थी। वो बोली तो लगा मानो उनकी आवाज कहीं दूर से आ रही हो। शादी ही सही, लेकिन क्या फूफा जी आपके लिए इतने मायने रखते थे कि ये सब? क्या आप ऐसी बनना चाहती थी? ट्रेन फिर किसी स्टेशन से गुजरी। हैलोजन की पीली रोशनी से बुआ और मेरे दरमियान फैला मैजिक स्पेल टूट सा गया। वो 16 साल की लड़की फिर से 65 साल के चेहरे में कहीं छुप गई। मेरे सामने सफेद हैंडलूम साड़ी पहने बुआ थीं, जिनके माथे पर लंबा सा चंदन का टीका लगा था, जिनकी बड़ी बड़ी आंखों में उदासी थी और जिनके चेहरे के इर्द गिर्द वक्त की मार सहे रूखे सफेद बाल बिखरे थे। मैं बुआ को देख रहा था और बुआ मुझको बोली, हर सवाल का जवाब हो ऐसा जरूरी नहीं है देव। तुम जाओ, सो जाओ। मैं अपनी बर्थ पे चला गया। अपर बर्थ से बुआ को साफ साफ देख पा रहा था मैं। अब भी बाहर ही देख रही थी वो। अंधेरे में शायद कुछ खोज रही थी, शायद मेरे सवालों के जवाब। मेरी आंखें फिर मुनने लगी थी। कब सोया पता नहीं, लेकिन ट्रेन के ट्रैक बदलने की आवाज से नींद खुली। बुआ अभी भी वैसे ही बैठी थी। मुझे ग्लानि हो रही थी कि ये किस तूफान को जगा दिया था मैंने उनमें। कल रात से ही मैं अपनी परेशानी लगभग भूल ही गया था। बाहर अंधेरा हल्का होने लगा था। उन्होंने शायद महसूस कर लिया था कि मैं उनको देख रहा हूं। मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोली, ब्रह्म मुहूर्त कैसा होता है आके देखो। देव से मैं फिर लल्ला बन गया था। उनके पास जाके बैठा। एहसास हुआ कि बुआ के हाथ हर सुबह की तरह आज माला नहीं फेर रहे थे। आसमान का एक कोना लाल होने लगा था। माँ पापा कल दिन भर के मानसिक बोझ के तले दबे सो रहे थे। तुम सही बोले थे लल्ला, ये बेरंग जिंदगी मेरी अपनी पसंद नहीं थी। बुआ उगते सूरज को देखते हुए बोली, मैं जिंदगी नए से शुरू करती शायद,
अगर जिंदगी ने मुझको मौका दिया होता तो बुआ आपने फिर किसी से ये कहा क्यों नहीं? ट्रेन फिर किसी पुल से गुजरी। झमझम के बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ बुआ हंसने लगी। वो जमाना अलग था ना लल्ला। हमारे में इतनी हिम्मत कहाँ थी कि तुम्हारे दादाजी से कुछ कह पाते। बुआ जी की आंखों में दर्द तैर रहा था। आप क्या चाहती थी बुआ? शादी करना फिर से ना? मैंने सवाल किया तो वो कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, पता नहीं। तुम्हारे फूफा जी हमारी शादी के 40वें दिन चल बसे थे। जिस इंसान से बात तक नहीं की थी उससे मोह भी नहीं हो पाया था। उसके लिए जीना छोड़ देना थोड़ा अजीब लगा था। फिर मुझे बुआ की कहानी समझ तो आ रही थी, लेकिन मैं अंत सुनना चाहता था। फिर क्या? उन दिनों परिवार के खिलाफ जाना, सामाजिक नियमों को तोड़ना एक लड़की के लिए आसान थोड़े था। जो सबने चाहा मैंने भी वही किया। परिवार को देखना, भाइयों उनके बच्चों की परवरिश करना, पूजा पाठ वगैरह वगैरह। मैंने बुआ को गौर से देखा। मन किया कह दूं, इन दिनों भी परिवार और समाज के खिलाफ जाना एक लड़के के लिए भी आसान नहीं है। मन किया पूछ भी लूं कि क्या मुझे भी वही करना चाहिए जो सब चाह रहे थे, लेकिन नहीं, मैंने खुद को रोक लिया। उन्हें और कश्मकश में नहीं डालना चाहता था। मैं खुद को बुआ में भारी मन लिए बैठी उस 16 साल की लड़की के साथ जोड़ कर देख पा रहा था। हम दोनों नॉर्मल से कुछ अलग चाहते थे। बुआ भी मुझको ही देख रही थी। उनकी आंखों में नरमी उतर आई। शायद उनमें वो 16 साल की लड़की भी मुझे खुद से जोड़ रही थी। आसपास मुसाफिर जागने लगे थे। ट्रेन की आखिरी मंजिल तो अब बमुश्किल 2 घंटे की दूरी पर थी, लेकिन मेरी मंजिल अभी बहुत दूर थी। पापा जगे तो हम दोनों को साथ बैठकर बात करते देख उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान खेल गई। वो मुस्कान इस उम्मीद से उपजी थी कि शायद बुआ ने मुझको रात भर में समझा बुझाकर शादी के लिए मना लिया होगा। पापा अपनी ऊपरी बर्थ से नीचे उतरे और बेड रोल तय करने लगे तो मैंने आगे बढ़कर उनकी चादर समेट दी। मैं कनखियों से देख रहा था कि पापा बुआ से इशारे से कुछ पूछ रहे थे और जवाब में बुआ ने बस आंखें मींच ली। माँ उठी और बुआ से बोली, जीजी स्टेशन से सीधा वर्मा जी के वहाँ नहीं जाते हैं। मैं सोचती हूँ पहले कोई होटल में ठहरा जाए, फिर आराम से तैयार होकर चलेंगे। आप क्या कहती हो? एक तरफ तो माँ पापा को लग रहा था कि बुआ ने मुझको समझा बुझा लिया होगा और दूसरी तरफ मुझको लग रहा था कि बुआ मेरी बात समझ गई होंगी। बुआ ने माँ को जवाब नहीं दिया, बस उठकर सीट के पास लगे हुए पर्दे को खींचकर बंद कर दिया। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि हम अपनी उलझनों में ये भूल ही गए थे कि यहाँ एक पर्दा भी था। बुआ पापा से बोली, प्रकाश, ये शादी नहीं होगी। देव शादी नहीं करना चाहता है। मुझे ये सुनकर कैसा लगा ये बताने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन पापा अपना सर थाम कर सीट पर बैठ गए। उनके हाथ से उम्मीद की वो आखिरी डोर भी छूट गई थी। माँ बुआ की बात सुनकर हैरान थी। जिज्जी, आप ये क्या कह रही हो? लोगों को इस लड़के के चरित्र का पता चला तो समाज से बाहर फेंक देंगे सब, हमको, आपको, सबको। वो तो बात की बात है सपना। पहले अपने बच्चे को तो बचा लें, कहीं वो मेरी तरह ना हो जाए। मुझे ऐसा लगा जैसे ट्रेन की रफ्तार अचानक बढ़ गई हो। मेरी धड़कनें भी तेज हो गईं। खिड़की के बाहर की दुनिया तेजी से सरक रही थी। मुझे पर्दे के उस पार बच्चे की किलकारी सुनाई दे रही थी। मम्मी की आंखों में हैरानी थी। पापा ने धीरे से पूछा, आपकी तरह? मतलब जीजी? प्रकाश, में 40 साल पहले भोपाल से नागपुर क्यों आ गई थी जानते हो? बुआ की आवाज में कड़वाहट थी। क्योंकि आपको आश्रम की जिंदगी पसंद थी? पापा ने धीमे से जवाब दिया, नहीं, एक 17 साल की विधवा को समाज जिंदा कहाँ मानता था। मौत से भी बदतर जिंदगी थमा दी थी मेरे हाथ। समाज की दी हुई जिंदगी मुझको पसंद नहीं थी, मगर मुझमें तो अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीने की हिम्मत नहीं है, सो आश्रम चली गई। पर देव अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीना चाहता है। वो अपनी बात सामने रख रहा है तो जीने दो ना उसको। कहते कहते बुआ की आंखें नम हो गईं।
उनकी आवाज रुआंसी हो गई। पापा अपलक बुआ को देख रहे थे। अब उनकी आंखें भीगने की बारी थी। उनके मुंह से बस इतना निकल पाया, जिज्जी बोला क्यों नहीं कभी। पर्दे से ढके उस कूप में हम 4 लोग अपनी अपनी संवेदनाओं को संभालने की कोशिश कर रहे थे। ट्रेन फिर किसी छोटे से स्टेशन पर रुक गई। शायद ये ट्रेन के स्टॉप में नहीं था, लेकिन किन्हीं कारणों से ट्रेन को रुकना पड़ा, ठीक उसी तरह से जैसे हमारी जिंदगी में कुछ पड़ाव अचानक ही आ जाते हैं। सफर थोड़ी देर के लिए वहीं ठहर जाता है। हम चारों भी अभी ऐसे ही पड़ाव पे ठहरे हुए थे, जहां से आगे जाने के लिए कुछ फैसले लेने जरूरी थे। पापा समझ रहे थे बुआ की बात, माँ ने भी समझ ली थी, लेकिन उनको मानने में दिक्कत हो रही थी। उन्होंने थकी हुई आवाज में कहा, जिज्जी आपकी बात अलग थी, ये तो अलग मामला है ना। सपना, तुम लोग जिस दर्द से गुजर रहे हो, ये बच्चा उससे कहीं ज्यादा दर्द से गुजरा है पिछले 15 साल में, और ये अलग मामला नहीं है, सोच के देखो। कहते हुए बुआ अपनी सीट पर लेटने को हुई तो मैं उनको जगह देने के लिए उनके बगल से उठ गया। माँ मुझसे मुंह फेरे बैठी थी। मैं उनके और पापा के बीच में जो जगह थी उसमें जाकर बैठ गया। माँ सुनो ना। मेरी आवाज में किसी डरे हुए बच्चे की सी गुहार थी, मगर माँ ने मेरी तरफ नहीं देखा। मेरी गुहार के जवाब में बस उनकी सिसकी आई। वो सीट पर पालथी मार कर बैठी थी। मैंने हल्के से उनके पैर छुए तो उन्होंने अपने पैर खुद में समेट लिए। मेरे लिए अब माँ की ये बेरुखी असहनीय हो रही थी। माँ कुछ बोलो ना प्लीज, देखो ना इतने सालों से अकेले लड़ता आया हूं, अब हिम्मत टूट रही है माँ, मैं तुम्हारे बिना हार जाऊंगा। ये कहते हुए मेरे भीतर जमा सालों का दर्द और डर फपक कर निकल आया। मैं अपनी हथेलियों में मुंह छुपाए रो रहा था। मुझको आज अपने इन बड़ों के सामने रोने में कोई शर्मिंदगी नहीं महसूस हो रही थी। न जाने कब माँ का हाथ मेरी पीठ सहलाने लगा था। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं हारने देंगे तुझको देव, तू मेरा ही अंश है ना, मिलकर लड़ेंगे। उनके ये शब्द मेरे अंदर टूट कर बिखरे मेरे वजूद को जोड़ने में लग गए। पापा भी उठे और उन्होंने बंद पर्दों को खोल दिया। ये उनका फैसला था शायद कि अब पर्दों की जरूरत नहीं थी। उन्होंने मुझसे पूछा, तेरे मोबाइल पे इंटरनेट है क्या? मैंने हाँ में सर हिलाया। बोले, देख आज शाम की वापसी की टिकट मिल जाएगी क्या? इससे पहले कि मैं समझ पाता कि पापा क्या कहना चाहते थे, उन्होंने बुआ से कहा, जिज्जी रिचा के घर फोन करके मना कर देते हैं, माफी मांग लेंगे। बुआ ने मुस्कुराते हुए हाँ कह दिया। हम रिचा के घर नहीं गए। हम होटल में ठहरे और उसी दिन शाम को भोपाल वापसी की ट्रेन ले ली। मैं जिंदगी के एक नए सफर पे निकल रहा था और इस सफर में मेरे अपने भी मेरे साथ थे। बस इतनी सी थी ये कहानी।